नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। विनय, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गए और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरा भी परिवार है। माँ पापा के चक्कर में मैं उन्हें वक्त तक नहीं दे पाता और तुम्हारे पास क्या इतनी भी वक्त नहीं कि पापा की रिटायरमेंट पर कुछ रोज के लिए यहाँ आ सको। तुम तो वहाँ पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ औरतों का तो तुम्हें मालूम है। अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो पति का जीना मुहाल कर देती हैं। भाई, कुछ तो मेरे बारे में सोचो। तुम वहाँ से आते नहीं, इधर माँ बाबूजी मुझसे शिकायत करते रहते हैं। कम से कम उनसे मिलने के लिए ही आ जाओ। प्रमोद अपने छोटे भाई विनय से कहता है। विनय, बोलो भैया, ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ? उन लोगों के लिए ही ना। अब आप इतना कह रहे हो तो मैं कुछ रोज की छुट्टी लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर विनय ने फोन रख दिया। इधर विनय ने फोन रखा, उधर प्रमोद की पत्नी सुनीता बोली। क्या बोला? देवर जी ने कब आ रहे हैं? करीब 2 साल पर आएंगे। सोचो कितने सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है। इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे भी तो इकट्ठे हो गए होंगे। आपको क्या लगता है वह पैसे किसे देंगे? बड़े भाई को या माँ बाप को? प्रमोद बोला, तुम्हें क्या लगता है वह दूध पीता बच्चा है जो विदेश में इतनी कमाई कर रहा है? वह लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे, सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो उनके रहने खाने पीने और दवाइयों का सारा खर्चा उसे उठाना होगा। मैं कोई वृद्धा आश्रम खोल कर बैठा हूँ। मुझे भी अपने बच्चे और भविष्य के लिए सोचना होगा। तुम बस जब तक विनय रहे माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देते रहना ताकि उसे कोई कमी ना लगे। वैसे भी बाबूजी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। अब कितने दिन इस घोंसले जैसे घर में रहेंगे? देखता हूँ, उनसे बात करके उनसे भी पैसे निकलवा लूँगा और इस कस्बे से बाहर एक घर ले लूँगा। इतने दिन से उनके साथ हूँ, कुछ तो फायदा मेरे भी होना चाहिए। 4 दिन बाद प्रमोद अपने पिता दिनेश बाबू से बोला, बाबूजी, 30 तारीख को आपका रिटायरमेंट है और हो सकता है उसके पहले विनय भी आ जाए। यह बात सुनकर दिनेश बाबू और उनकी पत्नी सुमित्रा जी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुलाया। ईश्वर करे तुम दोनों भाइयों में इतना ही प्यार बना रहे। देखो जी, हमारा कितना अच्छा। आज की दुनिया में ऐसे बेटे होंगे जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा कर रहा है। प्रमोद बोला, वह सब तो ठीक है माँ, पर यह सोचिए वह दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का घर है। इतने छोटे से घर में वह कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वह हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों माँ, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? सुमित्रा जी बोली, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो। प्रमोद बोला, माँ, बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसे लगभग मिल ही जाएंगे। अगर वह थोड़ी मदद कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा घर ले लेता हूँ।
कल को जब विनय की शादी होगी उसका भी परिवार आएगा तो हम सब उस घर में इकट्ठा रहेंगे। आप क्या कहती हैं? सुमित्रा परिवार को जोड़ने की बात सुनकर ही खुश हो गई और दिनेश बाबू से बोली, सुनो जी, प्रमोद की सच सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखिए ना, अगर कुछ पैसे पहले मिल जाए तो सच में विनय भी कितना खुश हो जाएगा। दिनेश बाबू बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी घर बनाने में महीना लग जाते हैं और फिर 2 हफ्ते में विनय आ रहा है। यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा? प्रमोद बोला, बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है, आप बस पैसे का इंतजाम कीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। मेरी इतनी कमाई नहीं है, फिर भी मैं तो अपने कुछ पैसे लगा रहा हूँ, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? पत्नी बेटे सबकी खुशी के लिए दिनेश बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगाई। वह इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी ईमानदारी और पुराने कर्मचारी होने के साथ साथ उनकी छवि को देखते हुए एक पल भी अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे निकाल कर इस घर में लगा दिए, फिर पुराना घर तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुमित्रा जी की बातें सुनीता को अच्छी नहीं लगी, वह मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद दोनों बेटे पिता के
साथ उनके दफ्तर रिटायरमेंट की पार्टी पर गए हैं। हर कोई तारीफ कर रहा था कि अब दिनेश बाबू को क्या दिक्कत है। एक बेटा विदेश में पैसों में खेल रहा है, दूसरा बेटा कमाकर घर ले रहा है। अब तो बस आराम से जीते रहे। दिनेश बाबू गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। 2 दिन बाद विनय बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? मैं भी तो वहाँ अकेला ही। सुनीता ने झट से बोले, अरे देवर जी, आपके तो घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर आप माँ बाबूजी का वहाँ ख्याल कैसे रखेंगे? फिर देवरानी भी तो नहीं है जो माँ बाबूजी का ख्याल रखेगी। वैसे भी विदेश में कौन इनसे बातें करेगा? कम से कम यहाँ 2 लोग तो मिल जाते हैं। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। एक बार शादी कर ले बहू, आ जाएगी, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। तब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेती हूँ। प्रमोद धीरे से सुनीता के कान में बोला, अच्छा भला तो यह लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? सुनीता बोली, मेरे भोले पतिदेव जी क्यों भूल रहे हैं? बाबूजी के रिटायरमेंट का पूरा पैसा भी नहीं मिला है और फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलता रहेगा और फ्री में घर की देखभाल करने के लिए नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो बस चुप रहिए, मुझे संभालने दीजिए। विनय बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा। मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनीता बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर 10 तरह के खर्च होते हैं। अब आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों के पढ़ाई में आजकल कितने खर्च हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। विनय कहीं न कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 3 लाख का चेक भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर दूसरे महीने में पैसा भेज दिया करूँगा। वैसे पापा को पेंशन मिलेगा तो इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं होना चाहिए। और हाँ, भोलू के लिए एक स्टडी टेबल जरूर बनवा लीजिएगा, उसके चाचू की तरफ से उसके लिए तोहफा होगा। सुनीता ने प्रमोद से पहले ही वह चेक लपक लिया। विनय चला गया, माँ की आंखें नम कर गया। जो माँ हर वक्त उसके आने की राह में आंखों की ओर गिरे करती थी, आज उसे विदा करते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो गई। 10 से 15 दिन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। सुनीता सुमित्रा जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा रही थी। प्रमोद दिनेश बाबू को पूरा समय दे रहा था। उन्हें बार बार बैंक ले जाना और रिटायरमेंट के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर जो करवाने थे। प्रमोद ने कहा, बाबूजी आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होती है, ऐसा करता हूँ हम दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूँगा। दिनेश बाबू ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, प्रमोद धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा। करीब 2 महीने बाद सुनीता सुमित्रा जी से बोली, मम्मी जी, पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? सुमित्रा जी, हाँ बहू, वो बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। सुनीता बोली, मम्मी जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने का दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की भी तंगी है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली गई। अगले दिन सुमित्रा जी ने यह सारी बात दिनेश बाबू को बोली। दिनेश बाबू सुनीता को बोले, बहू विनय भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? यह भी तो देखो, मुझे पेंशन इतना नहीं मिलता है कि मैं ज्यादा खर्च कर सकता हूँ, फिर मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, यह सब तो है। सुनीता गुस्से में बोली, बाबूजी आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करने में कितने खर्च हो गए हैं, और आप क्या चाहते हैं देवर जी जो हमें पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? अगर ऐसा है तो इतने सालों से जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा, तो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज दिनेश बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। सुमित्रा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझेगी नहीं, आप प्रमोद से क्यों नहीं
हालत तो देखो। तभी सुनीता आई और बोली, ले आइए सब्जी। हे भगवान, यह कितनी मोटी लौकी लाए हैं, इससे कौन बनाएगा? आपकी माँ और मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आजकल काम वाली नहीं आएगी तो रसोई में जो बर्तन है उसे साफ कर दीजिए। फिर जो भी कपड़े बाथरूम में रखे हैं उसे धोकर सूखने डालिए। मैं थोड़ा पार्लर से आती हूँ। अब ये रोज की बात हो गई थी। प्यार से घर के काम करवाती थी, अब अधिकार से घर के सारे काम सुनीता जी और दिनेश बाबू से करवाने लगी और पैसा बचाने के चक्कर में काम वाले को निकाल दी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। बेटा था, एक बात नहीं सुनता था और बहू के अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। एक रात दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सुमित्रा जी बोली, इससे अच्छा तो हम विनय के पास चले जाते। आजकल विनय भी कहूँ फोन करता है। दिनेश बाबू ने कहा, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने प्रमोद को उससे बात करते देखा। उसने कहा, माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, सुनीता ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर कौन लगाए, सुनीता सब सुन रही थी। सुनीता ने प्रमोद से सारी बात बताई। प्रमोद ने कहा, क्या होगा अगर विनय को सारी बात पता चल गई तो विनय के तरफ से पैसे आने भी बंद हो जाएंगे और हो सकता है वह माँ बाबूजी को भी अपने पास ले जाए और हमें भी नहीं छोड़ेगा। सुनीता ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और देवर जी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी हमेशा के मुकाबले और ज्यादा आएंगे। प्रमोद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माँ और बाबूजी का मुंह कितने दिन बंद रख सकते हैं? किसी न किसी दिन तो विनय से उनकी बात होगी ही। अरे पहले आप मेरी योजना तो सुनिए। सुनीता ने प्रमोद के कान में अपनी योजना बताई। प्रमोद सुनकर खुश हो गया। बोला, सुनीता, तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। प्रमोद ने तुरंत विनय को फोन लगाया और बोला, विनय, माँ बाबूजी दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसमें लाखों का खर्च आएगा। अब उनकी इच्छा है तो भेजना भी जरूरी है। कुछ पैसे तुम भेज दो, कुछ मैं व्यवस्था करके उनको भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। विनय ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ बाप से बात करा दीजिए। मैं उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। प्रमोद ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। माँ को कुछ सामान लेना था और बाबूजी को भी उन्हें कल सुबह ही निकालना है। विनय ने कहा, ठीक है भैया, माँ बाबूजी खुश तो हैं। बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात किए हुए, उनकी बहुत याद आ रही है। विनय, तुम माँ बाबूजी की चिंता बिल्कुल भी मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। माँ बाबूजी यहाँ बहुत खुश हैं और 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। विनय ने प्रमोद के अकाउंट में माँ बाबूजी के 4 धाम की यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब सुनीता और प्रमोद की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इन दोनों से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन प्रमोद बोला, बाबूजी, विनय का फोन आया था। उसने आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोचता हूँ आप लोगों का टिकट करवा दो। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए वक्त मिल जाएगा। प्रमोद सुनीता की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनीता सुमित्रा जी से बोली, मम्मी जी, सोना चांदी पहन कर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और जो लौकर भी रखी है उसकी चाबी मुझे दे दीजिए।
कर रखूंगी। बेटे के पास जाने की खुशी में सुमित्रा जी ने सुनीता को भी मनसा नहीं समझी और चुपचाप खोलकर दे दी। प्रमोद उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी। ठंडी का समय, हर कोई ठिठुर रहा था। सुमित्रा जी बोली, बेटा जब हमें जहाज से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया? प्रमोद बोला, माँ डायरेक्ट फ्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यमुना आप लोगों को जहाज में बैठा दूंगा, वहाँ विनय उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। इतना कहकर प्रमोद वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद दिनेश बाबू बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है? सुमित्रा जी बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है और फिर भीड़ भी तो बहुत दूर है। हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। दिनेश बाबू बोले, सुमित्रा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा प्रमोद बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, और वह काम के सिलसिले में शहर घूमता है, फिर उसे इतनी देर कैसे हो रही है? सुमित्रा
अरे देवर जी, आप अचानक, पर माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं। विनय बोला, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी नहीं आए हैं तो क्या हुआ, घर तो उनका है, क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? सुनीता बोली, हाँ हाँ, आइए आइए और बताइए इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? विनय बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। सुनीता ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो सामने दिनेश बाबू और सुमित्रा जी। प्रमोद जैसे ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, विनय ने एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इनके ही घर से बाहर किया, इनके पैसों पर घर लिया, और तो और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को यह बोझ लगने लगे। शर्म करो, तुम्हारा भी बेटा है, वह सब देख रहा है, कल तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर देगा। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। और भाभी, आप तो औरत हो ही नहीं सकती। जो औरत अपनी माँ समान सास से घर का सारा काम करवाए, उसे भूख से रखे और ऐसा विद्वान करे, मुझे आप लोगों को भैया भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया, आप अपने मम्मी पापा की चारों धाम की यात्रा के लिए मुझसे लाखों रुपए लिए, उनको यात्रा पर क्यों नहीं भेजा? अच्छा तो आपने यह सोचा होगा कि माँ पापा को भी घर से निकाल देंगे और मुझे भी पैसे देते रहेंगे। जरूर यह भाभी का ही दिमाग होगा। भाभी तो मुझे शुरू से ही लालची लगती थी, लेकिन भैया, लालच में अंधे होकर आप इतना गिर जाओगे, अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, यह सुना था, लेकिन आज अपने ही भाई लालच में अंधे होते हुए देख रहा हूँ, जिन्हें रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। मैं तुम लोगों का भी माफ नहीं करूँगा। मैंने इतना कहकर जा रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई। प्रमोद ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और यह घर मेरा है, मेरे नाम पर है, तुम मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है? सुमित्रा जी आगे बढ़ी और बेटे को एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, दोनों मिलके मेरे घर पर मेरे ही मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी? अरे विनय से ज्यादा खर्च हमने तुम पर किया। अरे लोग कुत्तों के गले में पट्टा बांधकर उसे भी प्यार करते हैं, घूमते फिराते हैं, तो वह भी अपना बन जाता है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। और तुम तो मेरे अपने बेटे थे, मैंने तुम्हें 2 महीना अपनी गोद में पाला था, तुम्हें इतना प्यार दुलार दिया था, क्या कमी रह गई थी मेरी पत्नी से, जो तुम इतनी गिर गए? तुम शुरू से लालची रही, इसलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए, और करोगे भी कैसे? एक लालची को दूसरे लालची का साथ मिला तो इतना नीचे गिर गया कि अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में स्टेशन पर भूखा प्यासा छोड़ आया था। तुमसे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। विनय बोला, भैया, मुझे शक हुआ था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। विनय ने अपने फोन में हर उस रसीद की तस्वीर दिखाई जब जब उसने अपने माता पिता के लिए अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर के खरीदारी के समय जो उसके भाई ने रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए थे, उसकी भी फोटो विनय ने अपने पास रखी थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्रमोद और सुनीता पर केस हुआ। धोखाधड़ी की खबर जब प्रमोद के दफ्तर तक पहुंची तो उसे नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। गोलू की वजह से सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू को माफ कर दिया।
सम्मान मिला। तो आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।